चलो स्टार्ट करें। तो लास्ट क्लास हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड देख रहे थे, और सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में हम लोग दो फैक्टर देखे थे। कौन कौन सा फैक्टर देखे थे? नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और दूसरा फैक्टर हम लोग देखे थे टेम्परेचर। ठीक है, देखो नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर होगा वो नेक्स्ट फैक्टर होगा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। देख लेते हैं जरा। क्या लगता है बताओ जरा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो लिक्विड में गैस का सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा या घटेगा? क्या लगता है? जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? कुछ जो लगता है वो बताओ, जो होता है वो हम बताएंगे। क्या? चलो देखा जाए, प्रैक्टिकली देखा जाए। क्या? जैसे हमारे पास सपोज कि एक कंटेनर है, और इस कंटेनर में कुछ लिक्विड भरा हुआ है ऐसे। ये लिक्विड है। हम इसी कंटेनर को थोड़ा एक बार और बना लें। और सपोज कि इस कंटेनर के ऊपर में यहां पर हम एक मूवेबल पिस्टन लगा देते हैं। एक पिस्टन है, ठीक है। अब यहां खाली है, खाली है, डेट मीन्स यहां पर क्या है? गैस है। यहां पर गैस है। अब हम करते क्या है कि हम इस पिस्टन के ऊपर एक प्रेशर लगाते हैं, प्रेशर पी। सपोज इस पिस्टन के ऊपर हम एक प्रेशर लगाते हैं। जब हम इस पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगाते हैं और इस पिस्टन को प्रेस करके हम लिक्विड के सरफेस के लेवल में ले आते हैं, हम पिस्टन को प्रेस करके और यहां तक ले आए, क्या होगा? ये जो गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं यहां, ये गैसियस मॉलिक्यूल्स कहां जाएंगे? ये गैसियस मॉलिक्यूल चला आया सब कहां? इस लिक्विड के अंदर। क्लियर है ना? अरे बोलो। जब हम प्रेशर एक्सर्ट किए तो जो गैसियस मॉलिक्यूल है वो सारा का सारा गैसियस मॉलिक्यूल चला आया लिक्विड के अंदर। वापस अगर हम इस पिस्टन को उसी हाइट पर ले जाए जहां पर ये था, तो जो इसके अंदर गैसियस मॉलिक्यूल्स हैं वो वापस ऊपर चले जाएंगे, सरफेस के ऊपर चले जाएंगे। दैट मीन्स इससे ये क्लियर हो रहा कि जब हम प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, जब हम प्रेशर लगा रहे हैं, तो लिक्विड में गैस का सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, और जब हम प्रेशर घटा रहे हैं तो लिक्विड में गैस का सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रहा है। क्लियर हुआ? जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो लिक्विड में गैस का सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा? इंक्रीज होगा, और जब हम प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो लिक्विड में गैस का सॉल्युबिलिटी भी क्या होगा? डिक्रीज करेगा। दैट मीन्स ये बिल्कुल सीधा सा रिलेशन है कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। सिंपल है ना? जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड है वो पार्शियल प्रेशर कहने का मतलब है कि गैस का अपना जो प्रेशर है, ठीक है, एक से ज्यादा गैस अगर होगा तो उनके इंडिविजुअल प्रेशर को हम लोग पार्शियल प्रेशर कहेंगे ना। तो जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर हुआ? चलेगा? लिखिए। लिखो, लिखिए द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस in liquid, the solubility of gas in liquid is directly proportional to partial pressure of gas. is directly proportional to partial pressure of gas.
जो सॉल्युबिलिटी है ये पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है ना? जैसे हम नीचे बोल सकते हैं वैसे इस तरीके से कि डेट इज एस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो एस इज इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा? के पी। क्लियर है? मतलब ऐसा समझो कि अब ये एस जो है, एस हम एस किस चीज को लेंगे? एस मतलब सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी मतलब क्या? तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। तो भाई गैस का अपना कुछ मास होता है, गैस ऐसा तो वेटलेस तो होता नहीं है। तो अगर हमको पता लगाना हो कि कितना सॉल्युबिलिटी है तो इस एस के जगह हम गैस का क्या ले सकते हैं? मास ले सकते हैं कि हम कितना प्रेशर लगाएं तो कितना गैस का मास इसके अंदर डिजोल्व हुआ। समझ गए बात को ना? मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं बाबू, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि if m mass of gas is dissolved by applying प्रेशर P, ठीक है। सपोज कि जब हम प्रेशर P अप्लाई करते हैं तो m मास ऑफ गैस क्या होता है? गैस के अंदर लिक्विड के अंदर डिजोल्व हो जाता है, मतलब सॉल्युबल हो जाता है। तो हम यहाँ सॉल्युबिलिटी की जगह किसको ले सकते हैं? मास ऑफ गैस को। तो मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। कौन सा मास? जो मास इस लिक्विड के अंदर क्या हो रहा है? डिजोल्व हो रहा, सॉल्युबल हो रहा। समझ गए? अब आपसे कोई बोले कि सॉल्युबिलिटी बताइए तो अरे भाई तो सिंपल सी बात है ना, सॉल्युबिलिटी कैसे बताएंगे? उसका मास ही बता सकते हैं ना हम। अब मान लो कि सॉलिड और लिक्विड का सॉल्युबिलिटी है, हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास, तो हम लोग क्या पढ़े थे कि 100 ml वाटर में 36.5 ग्राम क्या था? NaCl डिजोल्व हो रहा था। तो 36.5 ग्राम NaCl का सॉल्युबिलिटी था। तो वो सॉलिड का केस था, ये गैस का केस है। तो अगर हमको गैस के बारे में भी बताना हो कि कितना गैस डिजोल्व है तो हम उसका दो तीन चीज बता सकते हैं। क्या क्या बता सकते हैं? एक तो उसका मास बता सकते हैं, या फिर हम चाहें तो उसका मोल्स बता सकते हैं। और क्या? समझ गए बात को ना? तो हम मोल्स भी ले सकते हैं, मास भी ले सकते हैं। हालांकि ये कोई लॉ यहां पर नहीं हो रहा, इसको ये पहले हेनरी लॉ के नाम से जाना जाता था, बट अब हम लोग को हेनरी का थोड़ा एडवांस लॉ पढ़ना है जो सॉल्युबिलिटी को कंसंट्रेशन के टर्म में लिया और कंसंट्रेशन में वो मोल फ्रैक्शन लेकर आगे बढ़ा था। ठीक है? तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, या फिर हम बोल सकते हैं m इज इक्वल टू kp। m क्या हो गया? मास ऑफ गैस हो गया, और p क्या हो गया? पार्शियल प्रेशर। और k को हम लोग कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है? इसी चीज को अच्छे से कंसंट्रेशन टर्म से रिलेट करके, और विलियम हेनरी नाम का साइंटिस्ट था जो एक लॉ दिया जिसको बोला गया हेनरी लॉ। ठीक है? तो आप इसको लिखिए और हम लोग हेनरी लॉ समझते हैं। हम लोग आते हैं हेनरी लॉ पर, बड़ा अच्छा लॉ है। हेडिंग दीजिए हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ लिखो, पहले इसमें लिखो, इट इज रिलेशन बिटवीन it is relation between partial pressure and mole fraction. The relation between partial pressure and mole fraction of gas. Partial pressure and mole fraction of gas. And mole fraction of gas. Full stop. According to this law,
According to this law, the partial pressure of gas according to this law, the partial pressure of gas which exerted over surface of solution is directly proportional to their corresponding mole fraction. Is directly proportional to their corresponding mole fraction. That is, P is directly proportional to X. समझ रहे हो ना? पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, या फिर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो P इज इक्वल टू हो जाता है KH इंटू एक्स, जहां KH क्या है, तो वेयर KH इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट या फिर हेनरीज लॉ कांस्टेंट, कुछ भी बोल सकते हैं। और साथ में ये ध्यान में रखेंगे कि द वैल्यू ऑफ KH डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ गैस एंड temperature, that is, its value is different for different gases at different temperature. The value of KH depends on nature of gas and temperature. जो KH का वैल्यू है ये नेचर ऑफ गैस और टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग गैसेस के लिए इसका वैल्यू भी अलग अलग होता है। इस वजह से आप KH का कोई फिक्स वैल्यू किसी के लिए याद नहीं रख सकते हैं। या तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा या मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको KH ही कैलकुलेट करने के लिए दिया जाता है। जैसे एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे अभी, पहले इसको लिखो फिर क्वेश्चन बनाते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बढ़िया मिलेगा। अच्छा, ये अच्छा लग रहा, केमिस्ट्री इज माय सुपर पावर। बात भी सही है कि नहीं? आपका नॉलेज ही आपका सुपर पावर होता है।
हो गया, लिखिए क्वेश्चन जरा। लिखिए बाबू, लिख लो। हो गया, लिखिए, लिखिए H2S इज अ टॉक्सिक गैस। H2S, H2S is a toxic gas. H2S is a toxic gas having rotten egg-like smell. Rotten egg, ROTTEN, rotten egg-like smell. Having rotten egg-like smell. H2S जो होता है एक टॉक्सिक गैस होता है, जैसा सड़ा हुआ अंडा के जैसा स्मेल होता है। सड़ा हुआ अंडा का स्मेल कैसा होता है पता है? अच्छा, बिना सड़ा हुआ अंडा का स्मेल पता है? वो भी नहीं पता है? नहीं, हम तो खाते नहीं, लेकिन स्मेल पता है। कभी कभी चौक चौराहा पे इतना बेकार स्मेल मारता है ना, तो पता है कि हाँ बेकार स्मेल होता है। ठीक, चलो, हाँ, क्या बोल रहे थे? H2S इज अ टॉक्सिक गैस हैविंग रोटन एग लाइक स्मेल, फुल स्टॉप दे दीजिए। उसके बाद लिखिए द सॉलिबिलिटी ऑफ H2S, द सॉलिबिलिटी ऑफ H2S in water is 0.2 m, is 0.2 m, स्मॉल m लिखेंगे, ठीक है? मोलालिटी is 0.2 m at STP, at STP 0.2 m at STP. Calculate Henry's law constant. Calculate Henry's law constant for H2S in water. Calculate Henry's law constant for H2S in water. Henry's law constant for H2S in water. आपको हेनरीज लॉ कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। डेट मीन्स कि आपको क्या कैलकुलेट करना है? केच कैलकुलेट करना है। आपको गिवन क्या है पहले ये समझिए। आपको गिवन है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इज 0.2 m। वो पहला लाइन का कोई मतलब नहीं है। फर्स्ट लाइन जो है ना कि उसका रोटन एग लाइक स्मेल होता है, एक टॉक्सिक गैस है, आपके नॉलेज के लिए दिया हुआ है। कभी कभी क्या होता है ना, नीट वाले लोग एनसीईआरटी का लाइन से क्वेश्चन निकालते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि H2S वगैरह जो होता है, मतलब क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकाल देते हैं। अब वो तुमसे पूछ देगा कि H2S का सॉल्युबिलिटी, सॉरी, H2S का स्मेल कैसा होता है। ऐसा नहीं बोलेगा H2S का स्मेल कैसा होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज रोटन एग लाइक स्मेल, 4 ऑप्शन दे दिया। अब बच्चा को लगेगा कि केमिस्ट्री में ये सब कहाँ पढ़ना है, स्मेल पढ़ना है, लेकिन अब H2S का स्मेल कहाँ पढ़ना है? सही में कहीं नहीं पढ़ना है, इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया एग्जाम में जो हम बोल रहे हैं, ठीक है? तो क्वेश्चन में से क्वेश्चन निकाल दिया जाता है। इस वजह से जान के रहना हर चीज जरूरी है, ठीक है? तो बाबू H2S एक टॉक्सिक गैस होता है, रोटेन एग लाइक स्मेल होता है, जिसका सॉल्युबिलिटी कितना दिया हुआ है आपको? तो आपको सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S, आपको सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इज 0.2 m। अच्छा, हम 0.2 m के बाद कुछ और बोले हैं, एट STP बोले हैं ना, ठीक है? तो 0.2 m एट STP। अब बात ऐसा है कि 0.2 m सॉल्युबिलिटी दिया हुआ है। बेसिकली हम लोग हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्युबिलिटी को मोल फ्रैक्शन के टर्म में देख रहे हैं, और ये सॉल्युबिलिटी कौन से टर्म में दिया है? मोलैलिटी के टर्म में। तो पहला काम तो हमको ये करना होगा कि मोल फ्रैक्शन से, सॉरी, मोलैलिटी से क्या निकालना पड़ेगा हमको? मोल फ्रैक्शन। समझ गए बात को ना? वहां से फिर P इक्वल टू KHX, और फिर हम वहां से KH कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमको X पता रहेगा। तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, आप देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो 0.2 m एट STP
हेनरी लॉ के अकॉर्डिंग, जरा एक बार फॉर्मूला यहां पे लिख लें तो आपको ध्यान में रहेगा कि क्या क्या चाहिए। आपको कैलकुलेट करना है कि दो चीज चाहिए आपको, एक तो पी चाहिए और एक एक्स चाहिए। सर एक्स तो निकाल लेंगे मोलालिटी से, बट पी क्या हो गया, पी तो दिया हुआ है ही नहीं। कोई बात नहीं, एसटीपी है ना, एसटीपी आपको गिवन है। एसटीपी का मतलब क्या होता है, ये जो एसटीपी है, एसटीपी का मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर होता है ना। और स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पर टेम्परेचर कितना लेते हैं, 273 केल्विन, और प्रेशर कितना लेते हैं, 1 atm। ठीक है, या बार में लेते हैं तो 1 बार या 0.987 बार एग्जैक्टली जो होता है, जैसे पढ़े 11 क्लास में हम लोग। अगर आप बार में लेंगे तो ये 0.987 बार होता है, जिसको सिमिलरली इक्वल टू हम लोग क्या ले लेते हैं, 1 बार। एमएम ऑफ एचजी में आप लेंगे तो ये 760 एमएम ऑफ एचजी होता है। सीएम ऑफ एचजी में आप लेंगे तो ये 76 सीएम ऑफ एचजी होता है। ये सब तो हम लोग जानते हैं, क्लियर है ना। तो हम लोग उतना झमेला क्यों करने जाएंगे, सीधा सीधा लेंगे ना एटीएम में। अगर हमको प्रेशर कोई यूनिट गिवन है तो मजबूरी है, हमको वही लेना पड़ेगा। बट आपको एसटीपी बोल के छोड़ दिया गया है, तो आप या तो एटीएम लीजिए या फिर क्या लीजिए, बार लीजिए, क्योंकि वही 1 एटीएम 1 बार 1 है, आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। समझ गए बात को। देखिए, हाँ कभी कभी क्वेश्चन में बोल देता है P इक्वल टू 0.987 बार, तो बाबू आपको फिर वही लेना पड़ेगा जो दिया हुआ, आप उसको सिमिलरली इक्वल टू 1 बार लेके कैलकुलेट मत कीजिएगा, ठीक है। अगर वो एग्जैक्टली वैल्यू दे दिया, मतलब कि 1 बार लेकर कैलकुलेट कीजिएगा तो उसका भी आंसर ऑप्शन में होगा, और इसको लेकर कैलकुलेट कीजिएगा तो उसका भी आंसर ऑप्शन में होगा। समझ गए बात को। तो वहां मिस्टेक होने का चांस 100% बनता है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए देखा जाए, प्रेशर मिल गया हमको, जो पी चाहिए था पी मिल गया। अब सिर्फ हमको एक्स्ट्रा क्या चाहिए, एक्स चाहिए। तो बाबू 0.2 mH2S है, और किसमें है, तो वाटर में है, ठीक है। m का मतलब हम लोग पहले भी पढ़े थे कि ये 0.2 m का मतलब क्या हो गया, 0.2 मोल पर केजी H2S। किसमें, इन वाटर। तो बाबू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S कितना हो गया, बोलो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S कितना हो गया, 0.2 मोल हो गया ना, क्योंकि साफ साफ तो हो गया कि 0.2 m मतलब 0.2 मोल पर केजी H2S, किसमें, वाटर में। तो वाटर का आपका क्या लेना होगा, मतलब 0.2 मोल इन पर केजी ऑफ वाटर। समझे बात को। तो पर केजी ऑफ वाटर मतलब मास ऑफ वाटर कितना हो गया, 1 केजी, 1000 ग्राम। आप वहां से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O निकाल सकते हैं ना, गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास, गिवन मास बाई मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना वाटर का, 1000 पर केजी मतलब क्या, इन एवरी 1 केजी, और मॉलिक्यूलर मास कितना, 18, कितना आ जाएगा, 55.55 मोल्स। अरे इसको पहले भी 2-3 बार मिला है, सब याद रहना चाहिए। अब कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, हम मानते हैं याद करने वाला चीज नहीं है, कैलकुलेशन है, लेकिन फिर भी ये 1-2 बार पहले मिल चुका है हम लोग को, तो याद होना चाहिए। तो 0.2 मोल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S हो गया, और 55.55 मोल्स क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। अब आपको क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ मोल मिल गया, तो अब आप क्या निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं ना। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O, Na बाई Na प्लस Nb। क्लियर है यहां तक। अब क्या करें, तो सर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S है हमारा 0.2 डिवाइडेड बाई 0.2 प्लस 55.55। दैट मीन्स कि ये वैल्यू हमको कितना मिल गया, तो 0.2 बाई 55.75, 55.75। क्लियर है। अब आप इसको काट छांट के पॉइंट में ला सकते हैं, बट मेरा सजेशन रहेगा नहीं लाना। क्यों नहीं लाना, अरे भाई ये इतना छोटा वैल्यू, इतना बड़ा वैल्यू कब तक काटते रहोगे बैठ के, छोड़ दो इसी को चुपचाप, यही वैल्यू रख देंगे आंसर, मतलब यही वैल्यू रख देंगे फॉर्मूला में। समझे बात को। हाँ ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा मन हो तो ये काम कर दो, इसके बदले 1 0 लाओ, इसके बदले 2 0 लाओ, 0 0 काट दो और ऐसे लिख दो 20/5575। समझे बात को ना। अरे बोलो थोड़ा, हम चिल्लाए जा रहे हैं, थोड़ा रिप्लाई दिया करो,
हमको समझ में आया कि हम व्यर्थ में तो नहीं चिल्ला रहे हैं, ठीक है। तो 20/5575, अब आप फॉर्मूला लगाइए, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ P इक्वल टू KH इंटू एक्स है, P इक्वल टू KH इंटू एक्स, देन KH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P/X होगा ना। P कितना है आपका, P हो गया 1 ATM, क्लियर है, डिवाइडेड बाई एक्स यहां पड़ा हुआ है 20/5575, डायरेक्ट कहां कर दें, ऊपर में, समझ गए ना, आसान हो गया कैलकुलेशन, ठीक है। तो ऊपर में हम कर देते हैं 5575, ध्यान रखना ये इधर का कैलकुलेशन अलग है, हाँ ये इसके बाद गए हैं, डिवाइड किया जाए किससे, 5 से कटेगा, 5 से ये 4 टाइम्स में कटेगा, और ये 1 1 1 5 लगेगा ना, देख लो 1 1 1 2 पर 5 आया तो 5 टाइम्स है, फिर 4 से डायरेक्ट काट देते हैं, और क्या कितना 2 से काटते रहेंगे, 4 से 2 टाइम्स में 8 लगेगा, 2 टाइम्स में 8 लगेगा तो बचेगा कितना 3, 3 पर आएगा क्या 1, तो कितना बार में लगेगा 7 टाइम्स में लगेगा 28, तो 28 फिर बचेगा कितना 3, और अब की बार 3 पर आएगा क्या 5, ऑलमोस्ट 9 टाइम्स में ले ले, क्या छोड़ो हटाओ 8 टाइम्स में लेते हैं फिर से, ठीक है। तो 8 टाइम्स में लेंगे तो फिर क्या बचेगा 3, नॉट 3, हाँ 3, फिर 3 बचेगा, पॉइंट देके 0 देंगे तो फिर कितना बार में लगेगा 7 टाइम्स में, अब की बार बचेगा 2, 5 बार में कट जाएगा, 278.75 आंसर हो गया। क्लियर हुआ ये, देखो डेटा निकालना पड़ता है, समझ में आया कि नहीं पहले ये बताओ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देंगे तो बन जाएगा। अब जरा इसका यूनिट क्या होगा ये बता दो हमको, तुम ही लोग बताओ यूनिट क्या होगा, हाँ बोलो, केज का यूनिट क्या हो जाएगा, किलो, जा साफ साफ तो नजर आ रहा। अरे भाई प्रेशर का यूनिट क्या होगा, पास्कल, हट मारेंगे अभी, एटीएम में ले रहे तो पास्कल, अरे लिए वैल्यू लिए 1 ATM, यूनिट लगाएंगे पास्कल, हे भगवान, अरे जो लिए हो वही ना यूनिट लगाओगे बाबू, तब तो प्रेशर का यूनिट क्या हो गया ATM, और मोल फ्रैक्शन का यूनिट कुछ होता ही नहीं है, तो क्या बच गया ATM, तो केज का यूनिट हो गया ATM, बात खत्म। अरे गजब हाल है, बताओ, लेना ATM में और यूनिट लगाना पास्कल। तो एक क्वेश्चन हम देते हैं बनाने के लिए, जरा सेम पैटर्न पर बनाइए, लिखिए क्वेश्चन, लिखिए, देखो द सॉल्युबिलिटी ऑफ SO2, the solubility of SO2 in water, the solubility of SO2 in water is 4m, स्मॉल m लिखेंगे, वही मोलालिटी, हम सेम पैटर्न पे क्वेश्चन दे रहे हैं ताकि ये तरीका रिफ्रेश हो जाए माइंड में जरा, 4m at 2.6 बार, at 2.6 बार लिखें, कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट, कैलकुलेट हेनरीज लॉ कांस्टेंट। इस बार आपको हम प्रेशर दे दिए हैं, ठीक ना, तो वो STP वाला झमेला नहीं है कि 1 ATM लेना है, 2.6 बार दिया हुआ है, तो प्रेशर दिया हुआ है तुमको, सॉल्युबिलिटी दिया हुआ है, तो उस m वाले वैल्यू से तुम पहले क्या निकाल लोगे, मोलालिटी से पहले निकाल लोगे मोल फ्रैक्शन, और उसके बाद सेम पैटर्न फॉलो करके यहां से केच निकाल लोगे P/X करके, तो बस आप x निकालने में लग जाइए, और क्या 4 मोल पर kg बन जाएगा ना, कि बताना पड़ेगा, बन जाएगा, बनाइए।
कितना है आंसर? 38.7 आया ना। तो सबका बन गया। तो इस तरीके से आप हेनरी लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस बना लीजिएगा। आपको हम डीपीपी दे देंगे आज, हम अभी कंसंट्रेशंस का डीपीपी दे देंगे, उसको बना लेना। लिखो। इतना जोर से लोग चिल्ला रहा है कि इसमें भी आवाज आ रहा है। सटाओ जरा, दरवाजा सटा दो। किसका बच्चा है भाई? मम्मी मम्मी चिल्ला रहा है। इसको भी सटा दो। पापा पापा चिल्लाता तो देखा भी जाता। सटाओ इसको। ठीक है, चलो। हाँ, तो ये क्या बोलते हैं, अरे वो क्या बोल रहे थे, हेनरी लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। आगे देखा जाए। और नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ का एप्लीकेशन कैसे लिखा जाएगा? हेनरी लॉ का एप्लीकेशन कैसे लिखा जाएगा? बोलो सर, हेनरी लॉ का एप्लीकेशन, हेनरी का एप्लीकेशन हम लोग क्या जाने? डियर हेनरी, अ लेटर टू हेनरी, अ लेटर टू गॉड, तुम लोग पढ़े थे? हम भी पढ़े थे। ये हम लोग के समय से चला आ रहा स्टोरी है, लेंचो का। देखो, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ में हम लोग दो तीन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन डिस्कस करते हैं, जिसमें एक तो एप्लीकेशन है हमारा कि जब हम लोग हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, हिल स्टेशन वगैरह जाते हैं, तो हाइट पर जाने के बाद क्या होता है, जो प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाता है, सॉरी प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, जब आप हाई एल्टीट्यूड पर जाएंगे, हाइट पर जाएंगे, तो प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज करेगा। तो जब प्रेशर डिक्रीज करता है ना, तो हमारे ब्लड में भी तो ऑक्सीजन डिजोल्व है, तो हमारे ब्लड में भी O2 का लेवल क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि प्रेशर और सॉल्युबिलिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो पार्शियल प्रेशर और ऑक्सीजन का सॉल्युबिलिटी इन ब्लड वो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो जब हम लोग हाइट पे जाते हैं, तो प्रेशर लो होने के कारण हमारे ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल भी लो हो जाता है। तो वहां पर हम लोग को एक डिजीज हो जाता है, एक शॉर्ट टर्म डिजीज हो जाता है, जिसको एनोक्सिया कहा जाता है। मतलब अचानक से जब ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम होगा, तो थोड़ा सा वोमिटिंग टाइप से लगने लगेगा, चक्कर आने लगेगा। ठीक है, तो एक वीकनेस वाला टेंडेंसी हो जाता है, जिसको एनोक्सिया कहा जाता है। तो एनोक्सिया एक शॉर्ट टर्म डिजीज है। फिर आप जैसे जैसे वहां कुछ देर जब रहने लगेंगे ना, तो आपका बॉडी फिर उतना ही ऑक्सीजन में काम चला लेगा। वहां पर भी तो लोग रह रहे हैं। ठीक है, मतलब हिल स्टेशन हम लोग घूमने जाते, कहीं हाइट पे जाते, वहां पर भी तो आदमी रहता है। पैसा थोड़ी को दिन भर चक्कर खा के गिरते रहता है, उल्टी उल्टी करते रहता है, ऐसा तो नहीं है। तो हमारा बॉडी फिर वहां के अकॉर्डिंग क्या कर जाता है? हील कर जाता है, मतलब मेंटेन कर लेता है। तो उसको एनोक्सिया बोलते हैं। इसके बाद जैसे ये तो ऊंचाई का बात हो गया, अगर हम गहराई में जाते हैं, इन डीप सी में जाते सपोज दैट, ठीक है, तो जब सी वाटर में जाते हैं, डीप सी में जाते हैं, जो स्कूबा डाइवर्स लोग होते हैं, जिनको हम लोग गोताखोर भी बोलते हैं, तो स्कूबा डाइवर्स जब भी जाते हैं तो देखते हो उनके पीठ पर सिलेंडर होता है। तो वो किस चीज का सिलेंडर होता है? जनरली तो हम लोग यही जानते हैं, ऑक्सीजन का। हाँ बोलो सर, अब का मतलब सिलेंडर का खाना बनाने का थोड़ी नहीं चले जाके ऑक्सीजन का ही होगा, बट एक्चुअल में वो सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होता है। ठीक है, उसमें तीन गैस का मिक्सर होता है। उसमें हीलियम होता है, ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन होता है। तीनों गैस होता है। सबसे ज्यादा क्वांटिटी में ऑक्सीजन होता है, उसके बाद नाइट्रोजन होता है, और 11.7% उसमें हीलियम भी होता है। वो हम परसेंटेज रेशियो भी लिख पाएंगे, हीलियम होता है। तो एक्चुअल में क्या होता है ना, कि जब
मतलब उसका परसेंटेज रेशियो हम लिख ही देते हैं। देखो 11 ये भी लिखना नहीं, हम लिखवाएंगे आपको। 11.7% हीलियम होता है, 32.2% उसमें होता है नाइट्रोजन, बाकी जो बच गया वो होता है क्या बोलते हैं उसको, ऑक्सीजन। तो होता क्या है ना कि जब आप डीप सी में जाएंगे या जब स्कूबा डाइवर्स डीप सी में जाते हैं, तो जैसे आप हाइट पर गए तो ब्लड में O2 का लेवल डिक्रीज हो गया क्योंकि पार्शियल प्रेशर कम हो गया था। लेकिन जब डीप सी में जाएंगे तो ब्लड में O2 का लेवल इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि जब आप नीचे की ओर जाएंगे ना तो प्रेशर क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो जो ब्लड में O2 का लेवल इंक्रीज करेगा तो ब्लड में क्या होगा ना, गैस का क्वांटिटी बढ़ेगा। तो अब सिंपल सी बात है बाबू कि जब लिक्विड में गैस का क्वांटिटी बढ़ेगा तो वहां पर क्या हो जाएगा, बबल्स क्रिएट हो जाएगा, होगा ना। तो हमारे ब्लड में भी बबल्स क्रिएट हो जाता है। तो जब ब्लड में बबल्स क्रिएट हो जाता है तो वहां पर एक डिजीज होता है जिसको बेंट कहा जाता है। और वैसे भी बेंट का मतलब होता है ऐंठन, ठीक है। तो अब नस वगैरह में, वेन्स में अगर बबल्स क्रिएट हो जाए तो उसका पैर हाथ क्या होगा, ऐंठाने लगेगा। तो जब उसको बेंट हो जाएगा, पैर हाथ ऐंठाने लगेगा, तो वो जो स्कूबा डाइवर्स उतना डीप सी में गया है किसी चीज को सर्च करने के लिए, तो फिर वो ऊपर कैसे आएगा। तो इस वजह से वो वहां के इन्वायरमेंट से O2 का सप्लाई तो लेता नहीं, वो तो लेता अपना वो सिलेंडर से लेता है, ठीक है। तो उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन और हीलियम भी मिक्स होता है। नाइट्रोजन और हीलियम का काम होता है उस ऑक्सीजन से क्रिएट हुए बबल्स को डिस्ट्रॉय करना, समझे बात को। तो वो बेंट से बचाता है। इसी वजह से जो स्कूबा डाइवर्स है वो सिलेंडर लेकर के और डीप सी में जाते हैं। इसके बाद एक एप्लीकेशन और हम लोग लिख सकते हैं, कौन सा, ये कोल्ड ड्रिंक का बोतल वाला। कोल्ड ड्रिंक में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को काफी हाई प्रेशर से डालते हैं। जितना ज्यादा प्रेशर से CO2 को डाला जाएगा उतना ज्यादा क्वांटिटी में CO2 उस कोल्ड ड्रिंक के बोतल के अंदर होगा। सिंपल सी बात है, समझ गए बात को ना। तो ये एप्लीकेशन है हैंडलियो का। पहले थोड़ा अच्छा वाला एप्लीकेशन 2 लिख देते हैं, फिर कोल्ड ड्रिंक वाले में आते हैं। लिखिए पॉइंट नंबर 1 में लिखिए, लिखो एट हाई एल्टीट्यूड, at high altitude, at high altitude the partial pressure of oxygen, the partial pressure of oxygen in blood the partial pressure of oxygen in blood decreases the partial pressure of oxygen in blood decreases, which leads to decrease O2 level in blood, मतलब ऑक्सीजन लेवल इन ब्लड। Oxygen level in blood, full stop. It causes anoxia, ANOXIA, anoxia। आप कहीं साइड में अपना एनोक्सिया का मतलब बाद में लिखते रहिएगा। एनोक्सिया एक शॉर्ट टर्म डिजीज है, ठीक है, जिसके कारण से वो वीकनेस होता है, वोमिटिंग टेंडेंसी डेवलप होता है, ठीक है। और ये कंडीशनल है, ये परमानेंट नहीं रहता है। इसके बाद आप सेकेंड पॉइंट लिखिए, सेकेंड पॉइंट लिखिए, व्हेन स्कूबा डाइवर्स डाइवर, ठीक ना, हाँ गोता लगाने वाला, डाइव करना, ड्राइवर मत लिख देना। When a scuba divers goes in a deep sea, when a scuba divers goes in a deep sea, comma, the partial pressure of O2, the partial pressure of O2 in blood, the partial pressure of O2 in blood increases which causes bent,
विच काउजेज बेंट, BENT, बेंट। डिजीज वगैरह जो भी लिख रहे हैं उसको इन्वर्टेड कॉमा में डाल लिया कीजिए, ठीक है। एनॉक्सिया, बेंट, इन सब चीजों को विच काउजेज बेंट, विच काउजेज बेंट। एक लिख सकते हो बेंट, डेट इज का साइन देकर लिख सकते हो, डेट इज बबल्स इन ब्लड वेसल्स, that is bubbles in blood vessels, bubbles in blood vessels, full stop। To prevent from bent, to prevent from bent, they carry a cylinder, they carry a cylinder, they carry a cylinder of mixture of gases, they carry a cylinder of mixture of gases containing 11.7% helium, containing 11.7% helium, 32.2% ऑक्सीजन, अरे हम यहां नाइट्रोजन लिख दिए हैं, 32.2% ऑक्सीजन एंड 56.2% नाइट्रोजन, 56.2% नाइट्रोजन। थोड़ा एक्यूरेट और लेंगे तो ये थोड़ा मोड़ा और फ्रैक्शन में होता है, तो एग्जैक्ट 100 हो जाता है, ऐसे सम करेंगे तो 100.1 आ जाता है आपका, ठीक है। बट थोड़ा थोड़ा ये और फ्रैक्शन में होता है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं चलेगा। 56.2% नाइट्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन, यस नाइट्रोजन, फुल स्टॉप। क्लियर है ना? तो ये हो गया एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी लॉ, ये हेनरी लॉ का एप्लीकेशन हो गया। अब हेनरी लॉ का एप्लीकेशन के बाद मतलब हेनरी लॉ खत्म हो गया। अब हेनरी लॉ के बाद हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग बढ़ेंगे एक और लॉ की ओर, जिसका नाम है रॉल्स लॉ। लेकिन रॉल्स लॉ को पढ़ने से पहले आपको एक टॉपिक डिस्कस करना होगा, जिस टॉपिक को कहा जाता है वेपर प्रेशर, ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग थोड़ा अलग टाइप के केमिस्ट्री में एंटर कर रहे हैं, मतलब सॉल्यूशन चैप्टर में अब एक अलग पार्ट स्टार्ट होगा। हालांकि अभी ये सॉल्युबिलिटी वाला ही पार्ट है, लेकिन अब सॉल्युबिलिटी वाला पार्ट जो है, अब ये धीरे धीरे लिंकअप हो रहा है किसके साथ? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ। हम बताए थे ना सॉल्यूशन हम लोग को 3 पार्ट में पढ़ना है। फर्स्ट पार्ट वाज कंसंट्रेशन, सेकंड इज सॉल्युबिलिटी एंड थर्ड इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक सॉल्युबिलिटी में भी है, जिसमें हम लोग आज डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर। आज हम लोग पढ़ेंगे कि वेपर प्रेशर क्या होता है। देखो, हम लोग जैसे ही टर्म सुनते हैं वेपर प्रेशर, तो जनरली हम लोग के माइंड में यही आता है कि वेपर प्रेशर मतलब वेपर का प्रेशर, ठीक है। तो बात ऐसा है कि वेपर का प्रेशर मतलब कौन से कंडीशन में? क्या कहीं भी किसी भी कंडीशन में वेपर जो निकल रहा है उस वेपर का जो प्रेशर है उसको वेपर प्रेशर बोल देंगे? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। उसके लिए आपको थोड़ा सा कुछ डिटेल में समझना पड़ेगा। जैसे सपोज कि हमारे पास एक कंटेनर है, सपोज कि हमारे पास एक कंटेनर है और हम क्या करते हैं कि हम इस कंटेनर में लिक्विड ले लेते हैं, कोई भी लिक्विड ले लेते हैं। फिलहाल हम ये सॉल्वेंट ले रहे हैं, ठीक है। हम कोई सा भी सॉल्वेंट ले लिया और हम करते क्या है कि हम यहां पर इसमें टेम्परेचर प्रोवाइड करवा देते हैं। और हम इसमें कैसा टेम्परेचर प्रोवाइड कराते हैं? तो हम इसमें
कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोवाइड कराते हैं। जरा समझना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। इससे रिलेटेड अब आगे का 3 से 4 क्लास जो होगा ना, अब 3 से 4 ज्यादा बोल दिए, मतलब 2 से 3 क्लास, क्योंकि 4-5 क्लास का तो चैप्टर ही बचा है अब। तो 2 से 3 क्लास जो होगा ना, उस 4-5 क्लास में वो कंप्लीटली इसी के ऊपर डिपेंडेंट होगा, ठीक है। तो ये कांस्टेंट टेम्परेचर हम प्रोवाइड करा दिए। कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोवाइड कराएंगे तो क्या होगा, लिक्विड जो है वो वेपर में कन्वर्ट होगा धीरे धीरे। पहले तो बबल्स इसका बाहर निकलेगा, मतलब वो प्रोसेस अपना चलेगा। हम एक काम करते हैं कि हम इस कंटेनर को ढक देते हैं, ठीक है। हम इस कंटेनर को ढक दें। आप चाहे तो छोटा ढक्कन लगा सकते हैं, हम थोड़ा कुछ वाकई में कुछ ज्यादा बड़ा ढक्कन लगा दिए, ठीक है। इतना बड़ा ढक्कन से तो पूरा चूल्हा ढक जाएगा, ठीक है ना। खैर चूल्हा पर रखना भी नहीं है, चूल्हा पे कांस्टेंट टेम्परेचर दे भी नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा ढक्कन ऐसे लेना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, बड़ा ढक्कन, बड़ा सोच बड़ा ढक्कन, क्या आदमी को सोच बड़ा रखना चाहिए, सोच पे किसी का अधिकार नहीं है, इसलिए सोच बड़ा रखना चाहिए। देखो तो करते क्या है कि हम यहां से टेम्परेचर प्रोवाइड करा दिए। तो ये जो लिक्विड है, ये लिक्विड धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होगा बाबू, तो ये लिक्विड धीरे धीरे कन्वर्ट होगा वेपर में, होगा ना। वो वेपर कहां जाएगा, तो बात ऐसा है कि कंटेनर तो क्लोज किया हुआ है, तो कंटेनर क्लोज किया हुआ है तो जो वेपर होगा वो यहीं पर ऐसे जमा होते जाएगा इसी के अंदर, जहां भी जगह मिलेगा अपना। समझ रहे हो बात को, अरे बोलो। धीरे धीरे जो लिक्विड है, धीरे धीरे लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होते जा रहा, होते जा रहा, होते जा रहा, होते जा रहा और होते ही जा रहा, और ऐसे ये जो खाली जगह है ये भरते जा रहा। लेकिन क्या ये सारा का सारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और ऐसा टाइम आएगा कि सिर्फ इसमें वेपर ही बचेगा? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है सर। क्यों पॉसिबल नहीं है सर? तो उसके पीछे का 2 रीजन है। पहला रीजन तो सर आप टेम्परेचर कांस्टेंट रखें, और खैर ये कोई परफेक्ट रीजन नहीं है, क्योंकि अगर ये ओपन रहता तो कांस्टेंट रखते तब भी ऐसा होता कि ये सारा का सारा उड़ जाता, यहां से एक ऐसा टाइम आता कि सब खत्म हो जाता, ठीक है। बट कंटेनर क्या है, क्लोज है, तो इसके अंदर वेपर जमा होगा। धीरे धीरे वेपर जमा होते होते एक ऐसा कंडीशन अराइज होगा कि अब इसके अंदर वेपर रखने का जरा सा भी कोई जगह नहीं है। अब यहां वेपर रखने का कोई जगह ही नहीं है। मतलब सर, मतलब अब वेपर चाह के भी, जो लिक्विड है वो चाह के भी वेपर में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा, ऐसा कंडीशन क्रिएट हो गया। लेकिन बात ऐसा है कि हम कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोवाइड कराना तो चालू रखे हैं। तो जब हम कांस्टेंट टेम्परेचर चालू रखे हैं प्रोवाइड कराना, तो बाबू जो लिक्विड है वो वेपर में तो कन्वर्ट होगा ही होगा। सर आप बोल रहे हैं कि यहाँ वेपर के रखने का जगह भी नहीं है, और आप ये भी बोल रहे हैं कि लिक्विड वेपर में कन्वर्ट भी होगा। ये काम कैसे होगा? अगर रखने का जगह नहीं तो कन्वर्ट कैसे होगा? होगा, बट एक ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि अब ये जितना लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा ना, अब यहां वेपर के रखने का जगह नहीं है, तो जितना लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा उतना ही वेपर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। जितना लिक्विड वेपर में जा रहा उतना ही वेपर किस में आ जा रहा, लिक्विड में आ जा रहा। समझ गए बात को? कहने का ये मतलब है कि लिक्विड से वेपर जा रहा तो हम लोग इसको बोल रहे हैं इवेपोरेशन, ठीक है। वेपर से लिक्विड आ रहा तो हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, कंडेंसेशन। अब एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो गया है कि जितना लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है उतना ही वेपर किस में आ जा रहा, लिक्विड में आ जा रहा। दैट मींस ये कि जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो रेट ऑफ कंडेंसेशन के क्या हो गया, इक्वल हो गया। दैट मींस वी कैन से कि ये दोनों इक्विलिब्रियम में आ गया। सीधा सा लैंग्वेज में बोले तो कंडेंसेशन और इवेपोरेशन किस में आ गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। समझ गए बात को? इस कंडीशन पर ध्यान से सुनना बाबू, ड्राइंग बाद में करना, ध्यान से सुनना। इस कंडीशन पर लिक्विड के सरफेस के ऊपर वेपर के द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जा रहा है, दिस प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। मतलब वेपर प्रेशर के लिए इतना कंडीशन है। ऐसा नहीं कि कहीं भी वेपर निकला उसका जो भी प्रेशर होगा उसको वेपर प्रेशर बोल देंगे, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। एक बार ध्यान से सुनिए, जब टेम्परेचर कैसा हो, कांस्टेंट हो, कंटेनर कैसा हो, क्लोज हो, क्लियर है ना। उस कंडीशन में जब रेट ऑफ इवेपोरेशन किसके इक्वल हो जाए, रेट ऑफ कंडेंसेशन, उस टाइम वेपर के द्वारा लिक्विड के सरफेस पर जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा, दैट प्रेशर इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। समझे बात को?
हम एक बार पूरा लैंग्वेज फिर से बोल रहे हैं, दिमाग में एकदम ये बैठ जाना चाहिए कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड इनक्लोज कंटेनर when rate of evaporation becomes equal to rate of condensation, then the pressure exerted by vapor on surface of liquid is called vapor pressure. या फिर हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि it is the condition of dynamic equilibrium या फिर the pressure exerted by vapor on surface of liquid at the condition of dynamic equilibrium between evaporation and condensation. समझ गए बात को ना? लैंग्वेज थोड़ा सा ऊपर का हो जा रहा, बट कोई बात नहीं, हम लोग दोनों लिखेंगे, जो आपको आसान लगे आप उसको आगे लेके चलिएगा। खैर लैंग्वेज का तो जो भी हो, दिमाग में बात क्लियर हुआ ना कि वेपर प्रेशर बोलेंगे किसको, ठीक है ना? तो जरा लिखो पहले डेफिनेशन, फिर ये बनाते रहना, लिखो लिखो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर at constant temperature and enclosed container when rate of evaporation becomes equal to rate of condensation, comma, the pressure exerted by vapor on the surface of liquid is called vapor pressure, क्लियर है ये? आप और में दे करके एक और डेफिनेशन लिखिए इसका, थोड़ा सा छोटा होगा, लैंग्वेज थोड़ा टफ होगा बट छोटा होगा। वैसे टफ क्या होगा, इक्विलिब्रियम सब लोग जानते हैं। लिखो वेपर प्रेशर is the pressure exerted by vapor on the surface of liquid at the condition of dynamic equilibrium between evaporation and condensation, मतलब देखो, हम लोग चाहें तो हम लोग इस तरीके से ग्राफ पे इसका ड्रॉ कर सकते हैं कि सपोज ये हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन है और सपोज कि ये हमारा रेट ऑफ कंडेंसेशन है। ऐसा ग्राफ हम लोग इक्विलिब्रियम के लिए बनाते थे ना, ठीक है? तो ये हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन हो गया, ये हमारा रेट ऑफ कंडेंसेशन हो गया, ठीक है? और ये जो डायनामिक इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन है, इस कंडीशन पर जो प्रेशर एग्जर्ट किया जाएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर बोलेंगे। समझे बात को ना?
तो ये इसको हम लोग चाहें तो ऐसे रिएक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं कि हमारे पास लिक्विड है और लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहा, तो लिक्विड से कन्वर्ट हो रहा वेपर में। तो लिक्विड से वेपर में हो रहा, देन क्या हो रहा, इवेपोरेशन हो रहा। वेपर से लिक्विड में हो रहा, डेट मीन्स क्या हो रहा, तो कंडेंसेशन हो रहा। और इस कंडीशन पर वेपर के द्वारा जो प्रेशर एग्जर्ट किया जा रहा है, डेट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। सिंपल, ठीक है, बहुत तरीके से समझा दिया आपको हम। आप इसको ये सब जो भी ड्रॉ करना है आपको, इसमें से जो लिखने का मन हो लिख लीजिए। हाँ, तो वेपर प्रेशर क्लियर हो गया। देखो वेपर प्रेशर में अब नेक्स्ट जो हम लोग का बचा वो इसका फैक्टर कौन कौन सा इफेक्ट डालता है वेपर प्रेशर पे, ये हम लोग को डिटेल में डिस्कस करना है। फैक्टर्स इफेक्टिंग टू वेपर प्रेशर। और मतलब इसके बाद जब तक उसको नहीं पढ़ते हैं तो वेपर प्रेशर अधूरा अधूरा सा लगता है, लेकिन उसको हम लोग अगले क्लास कंटिन्यू करेंगे। आज स्टूडेंट का क्वांटिटी भी थोड़ा क्लास में कम है। और ये जो डीपीपी दिए, ये डीपीपी आपको पूरा बना के आना है। कंसंट्रेशन टर्म से रिलेटेड डीपीपी है। क्वेश्चन अच्छे लेवल का है, डाउट आएगा, श्योर है कि आएगा, नहीं भी आ सकता है, मतलब कोई बड़ा बात नहीं है। जितना डिटेल में पढ़े हम लोग डाउट नहीं भी आ सकता है, लेकिन अगर डाउट आएगा तो आप हमसे अगले क्लास पूछ लीजिएगा। और हम डीपीपी कॉपी में चेक करेंगे, मतलब बना हुआ होना चाहिए, ठीक है। हाँ, हम कॉपी में चेक करेंगे, तो बना के लाना है। अब जो भी डीपीपी देंगे ना, वो डीपीपी ऐसा नहीं कि अब दे दिए और काम हो गया, वैसा कुछ भी नहीं। दे दिए, हम कॉपी में चेक करेंगे, बनाया हुआ नहीं बना अलग बात है, बट आप कोशिश किए कितना नंबर तक क्या बना है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो बना के लाइएगा, श्योर, ठीक है। चलो आज का इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, एब्सेंट मत मारना।